संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच दिल्ली, इसके परम सम्मानित अध्यक्ष विजेंद्र कुमार जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, हमारे पितृपुरुष मार्गदर्शक आदरणीय मूलचंद बौद्ध जी, संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक मंच के आदरणीय आर के पुनिया साहब, जिन्होंने अभी मेरे बारे में यहाँ पर बताया है, मेरे मार्गदर्शक जिन्होंने बचपन से उंगली पकड़ के चलना सिखाया और शब्द शब्द पर ध्यान दिया कि बच्चे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलो, ऐसे आदरणीय ओपी गौतम साहब, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक आदरणीय कन्हैया लाल जी, हमारे समाज के गौरव डॉक्टर धनंजय जी, जो जीटीबी अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं, सविता कादियान जी, बेगराम जी जो वाइस प्रिंसिपल हैं, श्यामवीर जी, टीआर मीणा जी, वीरपाल सिंह जी, जो इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। अभी हमारे बीच में आए आईएएस साहब मीणा जी और उपस्थित मंचासीन महानुभावों, इधर से बैठे हुए प्रथम नमन योग्य गुरुजन वृंद, मैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, तथागत बुद्ध, भगवान बुद्ध जी को नमन करती हूँ और मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं सबसे पहले दिल्ली में मेरा प्रथम कार्यक्रम है ये, और पहले कार्यक्रम में मैं अपने शिक्षक बंधुओं के बीच में हूँ, और वो भी अपने समाज के, अपने परिवार के बंधुओं। मैं भी एक शिक्षक की बेटी हूँ और मेरे पिताजी ने हमेशा अंबेडकरवादी, कट्टर अंबेडकरवादी है और हमेशा संघर्ष करना सिखाया है, और वो बोलते हैं कि शिक्षक तो बेचारा है, छेड़ो तो अंगारा है। और मैंने देखा भी है, एक बार एक पत्रकार ने, एक पत्रिका निकलती थी हमारे यहाँ, उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छा छापा कि जैसे गौतम जी अभी बोल रहे थे, किस तरह से संघर्ष करती है, ये करती, ये किया, वो किया, सारा छापा। लेकिन एक शब्द जो लिखा कि एक साधारण शिक्षक की बेटी है, आपको ताजुब होगा, मेरे पिताजी उस पत्रकार पे मुकदमा करने चले गए कि साधारण शिक्षक कैसे लिखा। शिक्षक कभी साधारण होता है क्या? शिक्षक तो असाधारण है, सबको बनाने वाला है शिक्षक। तो हमने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के पिताजी को शांत किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और आदरणीय अभी हमारे रिटायर्ड प्रधानाचार्य जी मेरे बगल में बैठे गौतम साहब, वो भी अभी इसी बात, उनकी बातों में भी मुझे वही लगा जो अपने घर से लगता था। आदरणीय साथियों, मैंने अंबेडकर प्रतिष्ठान की मेंबर थी और दिल्ली आना जाना होता रहता था, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से और विशेषकर बाबा साहब भीमराव की अनुकंपा से आज मैं अनुसूचित जाति आयोग की राष्ट्रीय स्तर पर मेंबर हूँ। मैं आप सबको, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और वास्तव में जो ये अंबेडकर विचार गोष्ठी हमारी चल रही है, किस तरह से बाबा साहब अंबेडकर जी ने, किन संघर्षों में उन्होंने पढ़ा, किस तरह से एक छावनी परिषद मध्य प्रदेश महू में जन्म हुआ और किस तरह वहां से संघर्ष शुरू होकर के
एक अभाव का जीवन और एक भावनात्मक जो लगाव होता है माता पिता से, उसका अभाव जीवन में आने पर भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में गए और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखी। और उसके बाद एक परिपक्व नागरिक, एक बुद्धिमान नागरिक बनकर के किस तरह विश्व पटल पर उभरे, ये हम सब जानते हैं। उन्होंने कई पत्रिका और समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया और बहुत लंबी, उनके बारे में बोलने लग जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं यही कहूंगी कि जिस तरह से उन्होंने अभाव में रहकर भी पूरे विश्व पटल पर अलग निखरे और आज पूरे विश्व में सबसे विद्वान व्यक्ति यदि कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर है। साथियों, हम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, वो विश्व के सबसे बड़े समाजशास्त्री थे। और भारतीय संविधान तो क्या कहना, जिस व्यक्ति ने इस देश जहां विविधता है, जहां कई तरह की संस्कृति है, कई तरह की सभ्यताएं हैं, ऐसे देश का संविधान जिन्होंने लिखा और आज दुनिया के संविधानों में अद्भुत संविधान है, वो व्यक्ति कैसा रहा होगा। मैं अभी IAS एकेडमी में मुझे जाने का मौका मिला, मेरा निरीक्षण था, वहां आदरणीय मीना साहब बैठे हुए हैं। वहां पर जब इतने विद्वान, इतने प्रबुद्ध IAS लोग रहते हैं, उनके जो डायरेक्टर है वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे, तो सारी चीजें उन्होंने मुझे वहां बताया कि ये है। तो बाद में मैंने उनको बोला, मैंने कहा सब चीज अच्छा है, गांधी जी से मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है, गांधी जी भी हमारे देश के नेता थे। मैंने कहा गांधी जी के नाम पे आपने इतना बड़ा वाचनालय यहाँ बना रखा है और डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान रचा, उनके नाम पे बताओ लाइब्रेरी कहाँ है, मुझे वो देखनी है। तो चुप हो गए। फिर उन्होंने कहीं से चाबी मंगाई, फिर 2-4 लोग और IAS लोग इकट्ठे हो गए, हाँ है एक जगह वो ले गए मुझे, लेकिन इतनी छोटी गैलरी, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने लिख कर भी दिया वहां कि अगली बार जब मैं आऊंगी, एक तो बाबा साहब की फोटो लगनी चाहिए, यहाँ से IAS निकलते हैं, यहाँ एक भी जगह मैंने सारे महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो कहाँ है? तो चुप हो गए। मैंने बोला अगली बार जब भी मैं आऊंगी तो मुझे यहाँ बड़ा चित्र भारत के संविधान निर्माता का दिखना चाहिए और उनके नाम का भी एक वाचनालय होना चाहिए, वो तो विश्व के सबसे बड़े विद्वान हैं। तो उन्होंने भी वो बात स्वीकार की। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि हम लोगों के लिए सबसे बड़े आदर्श है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनकी एक शिक्षा यदि हम जीवन में धारण कर लें, एक भी वाक्य उन्होंने बोला, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यदि हम एक ही बात पकड़ लेते हैं कि हमने शिक्षित बनना है, शिक्षित बनाना है, तो मैं समझती हूँ सारी चीजें उससे सॉल्व हो जाएगी। आज हमारे समाज में सबसे बड़ी जो समस्या है, शिक्षित भी हम हो गए, संघर्ष भी हम अपने स्तर से समाज में कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है, हम लोग संगठित नहीं है, किसी भी रूप में हम संगठित नहीं है। चाहे हम 2-4 लोग कहीं पे संगठित हो जाते हैं, फिर भी अलग अलग दिखता है, ये संगठन अलग है, ये अलग है। जिस दिन मैं समझती हूँ हम लोग संगठित हो जाएंगे तो पूरे देश में अपना राज होगा। साथियों, आप इस काम को कर सकते। यहाँ से हम लोग वक्ता लोग कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो देश निर्माण का कार्य आप कर रहे हैं, आदरणीय गौतम जी कह रहे थे कि कुमार है, तो मुझे याद आया कि वास्तव में गुरु कुमार सिख कुंभ है, गड़गड़ गाड़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। आपने वो कार्य करना है इस समाज के लिए कि असंख्य अंबेडकर पैदा करने हैं और जो
कितना किया, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए कारवां कहते कहते, दास्तां कहते कहते। लोग सुन रहे थे, लेकिन जीवन में ऐसी भी घटनाएं, लेकिन जो उन्होंने हमारे लिए किया, आज भी हम सब लोग उसी को खाक मार रहे हैं। जो जहां पर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कृपा है। मैं मंत्री हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं कोई बहुत जनप्रतिनिधि चुन के आ गया, मैं IAS बन गया, PCS बन गया, मैं टीचर बन गया, कुछ भी बन गया, लेकिन उस अंबेडकर जी को नहीं भूलना चाहिए कभी। वो उसकी कृपा है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। हमें तो मंदिर प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं थी, हमें तो शिक्षा की अनुमति ही नहीं थी। ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। यदि हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते तो हमने कहाँ से हम डॉक्टर बनते, कहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, नेता बनते। जो कुछ है सब डॉक्टर अंबेडकर की कृपा है और उनके सिद्धांतों पर चलना हमारा कर्तव्य है साथियों। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। उद्यमेन ही न सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में कभी मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता, मेहनत उसको भी करनी पड़ती अपने शिकार के लिए। इसलिए मेरा अनुरोध है, हमने मिल करके संघर्ष करना है, आपसी सहयोग रखना है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। और आयोग में आप सबकी बेटी हूँ, बहन हूँ, आयोग में आई हूँ। मेरे लायक जो भी काम होगा आप बेहिचक अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय आयोग में आ सकते हैं और मेरे से जितनी मदद होगी मैं भरपूर मदद करूंगी आपकी। अपने समाज के साथ मैं हर समय कंधा से कंधा मिला करके खड़ी रहूंगी, ये आप आजमा लेना। अभी हिमाचल में जैसे ही मैं मेंबर बनी, 2 तारीख को मैंने ज्वाइन किया और 1 तारीख की घटना है। हिमाचल प्रदेश हमारे उत्तराखंड से लगा हुआ प्रदेश है, वहां पर हमारी एक बालिका, जिसके साथ पहले ही उसके भाग्य ने खराब खेल शुरू किया, उसके 2.5 वर्ष के बाद उसकी माता पिता मर गए और पैदा हुई तो जन्मांध पैदा हुई, अंधी है, जन्मजात नेत्रहीन है और अपने चाचा के पास रहती थी। एक चाचा था केवल, चाचा के पास रहती थी और चाचा का 2-3 महीने पहले किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मौत हो गई। तो बड़ी दयनीय स्थिति परिवार की थी और उस लड़की के साथ सामूहिक दुराचार हो गया वहाँ पे। मुझे तो ऐसे शब्द बोलते हुए भी मेरी रूह कांप जाती है, मैं बोल नहीं पाती हूँ इन शब्दों को। उस लड़की के साथ जो वहाँ पर हुआ, तो जब मुझे पता चला, और पता भी कैसा चला, अखबार, थोड़ी सी कटिंग अखबार की कहीं से आ गई, उसके माध्यम से पता चला। तो मैं कल ही हिमाचल से आ रही हूँ, 3 दिन तक मैं वहाँ गई और वहाँ पर सारे प्रशासन, कुछ नहीं किया था किसी ने। समाज की स्थिति देखो, सरकारों की स्थिति देखो, कुछ किसी ने नहीं किया। इतनी अभाव वाली लड़की, उसके साथ इतना गलत हुआ। गरीब परिवार की, बुजुर्ग दादा दादी उस घर में है। और जब मैं वहाँ पर पहुँची, जब वो लड़की मेरे पास रोई तो मैं भी उसके साथ रोने लग गई। और वहाँ पर पुलिस, जितने आप लोग हैं इससे ज़्यादा 200-300 पुलिस पहले ही चली गई थी जब मैं वहाँ पे गई, और 3 गाड़ी पुलिस मेरे साथ गई। तो जब वहाँ पर स्थिति देखी उनकी परिवार की, उस लड़की की, तो मुझे पहले मेरे मन में कई बातें आ रही थी कि पता नहीं कैसी लड़की है, पता नहीं गलत भी हो सकती है क्या। पर जब वहाँ मुझे सब रोक रहे थे, DM साहब, वहाँ के SP साहब, मैडम यही बुला लेते हैं। मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं बुलानी, यहाँ बुलानी होती तो मैं दिल्ली भी बुला सकती थी उसको, मैं दिल्ली बुला सकती थी, अपने कार्यालय में पूछताछ कर सकती थी। मैंने उसके घर पे जाना है, जहाँ पर ऐसा हुआ मैं वही जाऊँगी। जब वहाँ पर गई तो मुझे इस शब्द रह गई मेरे, जब मैंने उससे बातचीत की, उसके बयान लिखे, तो मैं इस शब्द रह गई कि वो कैसे जी रहे हैं, कि कैसी गरीबी में है, किस तरह से उसके साथ ऐसी घटना हुई। और वहाँ के प्रधान से लेकर के, विधायक से लेकर के, मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई किसी ने उसकी सुध नहीं ली। जब मैं वहाँ पर गई तो मैं बाबा साहब का आभार व्यक्त करती हूँ, उनकी वजह से मैं वहाँ पर गई और सारे DM, SP, पूरे जिले के अधिकारी सब उस गांव में मेरे साथ गए। तो वहीं पर वहाँ जो समाज कल्याण अधिकारी था, नौकरी तो मैंने उसकी खानी थी सबसे पहले, लेकिन वो अपने समाज का था। दुर्भाग्य से जब मैंने उसका रिकॉर्ड मंगाया, उसने एक ही बात रट रखी कि 1 लाख रुपए मुआवजा मिलता है और अभी तक कुछ नहीं मिला।
से जब वहाँ पर गई, तत्काल वहीं पर 2 दिन में उसकी मुआवजा राशि मुहैया हो गई। और मैंने डीएम साहब को बुला करके उसको रेड क्रॉस से आर्थिक सहायता भी और अन्य सामान जो घर का होता है वो भी मैंने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे डाला कि यदि कोई अपना आदमी, उद्योगपति या अन्य समाज का कोई भी इसकी मदद, सामाजिक संस्था इसकी मदद करना चाहती है तो खुला होकर के आगे आए, वहाँ के डीएम से बोले या मेरे माध्यम से उस तक पहुँचे। तो मुझे दुख हुआ कि कोई भी अभी तक इस तरह का आदमी हमारा आगे नहीं आया, जो बहुत बातें करते हैं, बहुत सरकारों की दुहाई देते हैं, कोई भी आदमी आगे नहीं आया। तो मैं आप सबके सामने मैंने ये बात इसलिए रखी कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिलाया उसके लिए मैं स्वराज विद्वान होती केवल तब मैं कैसे जाती हिमाचल, चाहे मेरे मन में पीड़ा भी होती, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। जब संवैधानिक आयोग में बैठी और बैठी केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कृपा से, तब मुझे ये जाने का वहाँ पर अधिकार मिला। और तब मेरा कहना वहाँ के सारे लोगों ने माना, या तो मैं साधारण रूप से जाती तो कितना संघर्ष करती, थोड़ा बहुत ही कर पाती। मुझे अच्छा लगा कि वो लड़की इतनी अच्छी थी। सर जब मैंने उसको बोला कि बेटा तुझे नौकरी चाहिए तो मैं अभी डीएम को बोल करके तेरे को सरकारी नौकरी देती हूँ। अभी कहीं ना कहीं पे मैं, डीएम भी बहुत अच्छे थे, वो भी बिल्कुल हाँ पे, मेरी हाँ पे हाँ कर रहे थे। तो जब मैंने उस लड़की से बोला, डीएम भी सामने थे, तो उसने बोला दीदी नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उसको वादा करके आई कि जब तू ठीक हो, वो बीमार भी चल रही है, उसका सिर का ऑपरेशन हो रखा है, मैं कहा जब तू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी तो मैं देहरादून में जो अंधों का स्कूल होता है वहाँ पर तुझे पढ़ाऊंगी। हालांकि वो 20 साल की हो गई है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका एडमिशन कराओ, इसको पढ़ाओ। तो इस तरह से हमारे समाज में कोई भी समाज के लिए भला नहीं चाहता है। मैंने हर तरफ देख लिया है और छोटी उम्र से संघर्ष करने पे लग गई थी। कहीं भी जाओ जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतने ज़्यादा हम जो है निखर करके सामने आते हैं। और मेरा लास्ट में यही मेरा निवेदन है कि हम सबको एक रह करके अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। और इससे कुछ नहीं होता कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हम लोगों को गालियाँ दें, उससे कोई कुछ फायदा नहीं होने वाला है। हम अपने मिशन को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को ढंग से पढ़े, ठीक से पढ़े और अपने जीवन में उतारे, अपने बच्चों को पढ़ाए। व्हाट्सएप फेसबुक पे गाली देने से किसी को कुछ नहीं होगा, अपने आप आगे बढ़ते जाओ। बाकी आयोग से संबंधित जो भी आप सबका कार्य, कोई भी किसी का कार्य होगा, मैं हर समय कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ हूँ। जय भीम, जय भारत।